डिस्क्लेमर: इस वीडियो की सारी सामग्री सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के लिए है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। वीडियो में इस्तेमाल किया गया इमेज, कैरेक्टर और स्टोरी उनके असली मालिक की संपत्ति है। हम हिंदी अनुवाद में आपको पेश कर रहे हैं। हम किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको किसी भी कंटेंट में आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम उसे तुरंत हटाने या सुधारने के लिए तैयार हैं। अचानक से उस ड्रैगन लेडी को अपने इतने करीब देख एक पल के लिए राजवीर सकते में आ गया, पर उसे याद आया कि इस जगह शायद ये लड़की उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजवीर ने कहा, मैं बेशक तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा और एक अच्छा पद हासिल करके रहूंगा। बहुत विश्वास है तुम्हें खुद पर, लेकिन इतना समझ लो, एक चोर इस जगह पर बड़ा पद हासिल नहीं कर सकता है। कम से कम दल में रहने के लिए जगह तो मिलेगी। ड्रैगन लेडी ऐसा कह सकता, मेरी मानो, जाकर छोटे श्रेणी के पत्थर उठा लो। हंसते हुए आगे चली गई। राजवीर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और बाकियों के साथ साथ उस पत्थर को लेने चल दिया। करण भी उसके साथ था। करण गांव में जाने के लिए इस वक्त पत्थर लेके जाना पड़ रहा था। यह अब बड़े नियम से चल रहा था, इस वजह से करण ने भी कोई बड़ा तमाशा नहीं किया। आगे एक बड़ा सा काउंटर था। उस काउंटर पर 3 लाइन लगी हुई थी। सबसे छोटी लाइन में र और बाकी सब उसी लाइन में लग गए। बड़े पदों को हासिल करने वाले लोग शामिल थे। राजवीर था, जिसने एक नज़र पीछे मुड़ के देखा और राजवीर को पहचान कर बोला, तुम चोर चेरी हो न। इस जगह उनके आगे इस वक्त लॉर्ड टर्टल खड़ा हुआ था। पर तुम भी आए हो। लगता है चोरी करने से अब तक पे छोटे ऊ की मात्रा आधा महा पे आ की मात्रा र मन भर गया है, ऐसा कह सकते हैं। राजवीर ने मुस्कराते हुए कहा। इस पर लॉर्ड टर्टल ने सिर हिलाया, फिर करण की तरफ नज़र डालकर बोला, ये लड़का एका भी तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरा खास दोस्त है। राजवीर का जवाब सुनकर लॉर्ड टर्टल कुछ कहता, इससे पहले ही उसके पीछे से ड्रैगन लेडी की तंज भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम तो चोर हो और पहकिया डकैत है। ड्रैगन लेडी बड़बोली थी, जो उसके मुंह पर आता वह बक दिया करती थी, ये सोचे बिना कि सामने बोला इस बात से नाराज हो सकता है। राजवीर को उसकी यह बात कतई पसंद नहीं आई, पर जब उसने करण को देखा, जिसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, तब उसने कुछ भी कहना सही नहीं समझा। लेकिन सुनंदा कहा चुप रहने वाली थी, तुम बुरी लड़की हो, इस कदर कोई किसी के बारे में बात करता है। मैंने कब कहा मैं अच्छी हूँ? मैं तो बुरी हूँ, और मासूम लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा बुरी हूँ। ड्रैगन लेडी ने उसे डराया और सुनंदा डर भी गई। वह छिपकर राजवीर के पीछे आ गई, जो देख ड्रैगन लेडी और जोरों से हंसने लगी। इन सब से अलग करण चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा रहा था। उसे पारो और प्रियांशी की तलाश थी, लेकिन अब तक वह उन्हें नज़र नहीं आई थी। इस वजह से उसे अब थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्या वह अब तक इस जगह पहुंची नहीं है? करण ने सोचा। इसी तरह से उनका नंबर भी आ गया। उन्होंने अपना पत्थर लिया, जिसके बाद एक शख्स उन्हें अपने साथ में पहुंच गए। उस जगह पर पहले से मेनका और बाकी ताकतवर कैंडिडेट मौजूद थे। प्रात ले जाने लगा। वह सब जल्दी एक बड़े से हॉल में थे। करण और उसके साथी एक जगह पर जाकर बैठ गए और करण लगा किसी के बुलाने का इंतजार। जब लगा कि अब कोई नहीं आने वाला है, धीरे धीरे करके वह हॉल पूरी तरह से भर गया और उस जगह पर मीरा आ गई। उसने कहा, आशा करती हूँ को कोई तकलीफ तक नहीं होगी इस जगह आने में। आप सबके पत्थरों पर अलग अलग नंबर लिखा गया है। खैर, सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है, उस जगह हमारे दोनों श्रेष्ठ मौजूद है। जिसका का नंबर पुकारा जाए वह अंदर जा सकता है। फिर अपने हाथ में पकड़े पच को देखते हुए बोली, पहला नंबर है 42। ये सुनते ही बीच में बैठा आदमी खड़ा हो गया। वह एक 20 ट्राइब का बंदा था, जो हल्के कदमों के साथ उस कमरे में जाने लगा। क्या लगता है इस बातचीत में किस तरह के सवाल किए जाएंगे? राजवीर ने करण से पूछा। वह कौन सा? इस पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे क्या फर्क पड़ता था किस तरह के सवाल है या नहीं। वह मजबूरी न होती तो वह इस जगह आता भी नहीं। दल के साथ जुड़ने आया था। उसकी किया। राजवीर ने सिर हिलाया, फिर पास वाले बंदे से बोला, तुम्हें कुछ आइडिया है किया? आज भी कुछ बोला नहीं। राजवीर ने जिससे सवाल किया था वह वही लड़का था, जो अपनी आभा पर अच्छा कंट्रोल कर सकता था, मगर वह ज़्यादा बोलता नहीं था।
कर्म फूटे मेरे, सब लोग ऐसे ही क्यों मिलते हैं मुझे, राजवीर बड़बड़ाया। पर तभी आगे वाली सीट पर बैठी ड्रैगन लेडी ने मुड़कर कहा, तुम ये जानकर क्या करोगे, चोर होकर इतने बड़े पद के लिए आ गए। शर्म नहीं आती, शुक्र मनाना अगर अंदर बैठे श्रेष्ठों को तुम्हारे बारे में मालूम ना हो। बस इसी तरह के ख्यालात रखती थी ये लड़की। ड्रैगन लेडी बार बार राजवीर को छेड़ रही थी। उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें ये सब करके परम आनंद मिलता है। लेकिन अब तो राजवीर को चिढ़ होने लगी थी, लेकिन उसने कुछ भी कहना सही नहीं समझा और अपना फेर कर बैठा। थोड़ी देर बाद जो बंदा अंदर गया था, लटका हुआ मुंह लेकर बाहर आ गया। लोग उससे सवाल करने लगे, क्या हुआ भाई, तुम्हारा चुनाव हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, उनकी इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मैं उनके हिसाब से उनके लिए सही नहीं हूँ। बंदा ऐसा कहते हुए हॉल से चला गया। कुछ लोग टेंशन में आ गए, मगर मेनका और ड्रैगन लेडी जैसे लोग उत्सुक हो गए। जो बंदा इस जगह से गया, फिर भी उसका चुनाव नहीं हुआ, इससे ही साबित हो रहा था इस जगह ताकत के दम पर नहीं, काबिलियत के दम पर था। वह लगभग खौफ सम्राट स्तर का था। चुनाव हो रहा है। राजवीर के जुई कांप रहे थे, जिस तरह के हालात लग रहे हैं इस हिसाब से तो मुझे सबसे कम श्रेणी वाला पत्थर ही लेना चाहिए था। कम से कम उस जगह चुनाव होने के कुछ तो आसार होते। करण का नया दल देवांश दल। राजवीर का डर जायज था। वह कुछ देर पहले ही नंद परिवार को धमकी देकर आया था। सोचा था इस दल से जुड़कर उसकी ताकत में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि छोड़ो, रहने खाने के लिए एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो वह खुद को किस्मत का धनी मानेगा। बहरहाल करण अब भी एक जगह बैठा बस इस तमाशे के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसकी नज़रें भी चारों तरफ बनी हुई थी। लेकिन तभी मीरा ने कहा, अगला नंबर है 78। ये नंबर सुनकर कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समय बीतने के बाद भी जब कोई अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ, तब मीरा ने फिर से कहा, नंबर 78, अब तुम्हारी बारी है। मीरा किसी के उठने का इंतजार करने लगी, लेकिन अब भी कोई अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। राजवीर भी अपनी नज़रें चारों तरफ फैला रहा था। तभी उसकी नज़र करण के हाथ में पड़े पत्थर पर पड़ी, जिस पर नंबर 78 लिखा हुआ था। तुम्हारा नंबर आ गया दुखी भाई, राजवीर की इस बात को सुनकर तुम्हारी बारी है भाई, जाओ तुम। करण ने ध्यान दिया कि सच में नंबर तो उसका ही था। फिर भी करण ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। लेकिन राजवीर ने फुसफुसा कर कहा, भाई इस जगह तमाशा मत करो, जानता हूं तुम्हें इस दल में उल्टे सीधे जवाब दे देना। वह तुम्हें मना कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। शामिल नहीं होना, अंदर जाके उल्टे। करण ने उसे एक नज़र देखा और उसे यह सही लगा। इस जगह उसने मना किया तो बेवजह यहाँ के लोग उसके ऊपर चढ़ने लगेंगे, फिर बेवजह करण को इनकी पिटाई करनी पड़ेगी। इससे बेहतर था वह अंदर जाकर टेस्ट में फेल हो जाए। इन्हीं यादों के साथ करण अपनी जगह पर खड़ा हुआ। मीरा ने जब किसी को खड़े होते देखा तब उसने कहा, अपने नंबर को भी याद नहीं रख सकते, इस तरह से तुम दाल के बड़े पदों के लिए टेस्ट दोगे। करण ने उसकी बातों को एक कान से सुनकर है दूसरे कान से निकाल दिया और सीधा उस कमरे में जाने लगा जहां सबका टेस्ट लिया जा रहा था। बदतमीज लड़का, मीरा ने गंभीर आवाज में कहा। लेडी ड्रैगन ने हंसते हुए राजवीर से कहा, इस लड़के ने पहले ही अपनी छवि खराब कर ली, अब ये किसी भी पद के लिए नियुक्त नहीं होगा। इसे गाय की नौकरी भी मिल जाए, इसे उसे ले लेना चाहिए। अब उसकी ड्रैगन लेडी करण का मजाक बना रही थी। राजवीर को यह अच्छा नहीं लगा, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसके गजवाला पक्षी और पिस्टल बिस्ट पर नजर थी जो करण के साथ जा रहे थे। वहीं करण उस कमरे में आ गया था। सबसे पहले उसकी नज़र कमरे में बीच में रखी कुर्सी पर पड़ी। उस तक जाते देखा। जाते उसने सामने बैठे कुछ लोगों को, और अगले ही पल बेचारा चलते चलते ही लड़खड़ा गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये क्या नया नाटक है? करण बड़बड़ाया। उसके सामने कोई और नहीं पारो और प्रियांशी थे, जो खुद व करण को उस जगह देख हैरान थे। पहले तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर करण को, जिसके बाद वह खुशी से उछलकर करण के पास आ गई। तुम ठीक हो? मुझे मालूम था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें इतना समय कैसे लगा आने में? प्रियांशी ने पूछा। पारो भी बोली, हम लोगों को तुम्हारी बेहद चिंता सता रही थी। अगली बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमें अलग होना पड़े, समझे? दोनों लड़कियां बेहद खुश थीं करण को बिल्कुल सही सलामत देखकर, और करण हैरान में दम भर रहा था उसके उनके सवालों को नज़रअंदाज करके।
कहा, तुम दोनों इस जगह क्या कर रही हो? और यह सब किस तरह का नाटक है? नाटक? ये तुम्हें नाटक लग रहा है? प्रियांशी नाराज हो गई। सही मायनों में तो इस दल की फाउंडर बनने वाली थी। अब भला उसे यह बात बुरी क्यों नहीं लगती? क्या कहा, इसमें तुम्हें क्या नाटक लग रहा है? हमने नया दल बनाया है ताकि हम इस गांव की रक्षा कर सके और इसे हम तुम्हारी करिश्मा को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इतना सब सोचने के बाद तुम इसे नाटक कहते हो? प्रियांशी मुंह फूला कर कुर्सी पर बैठ गई। करण को समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वह क्या बोले। तभी पिस्टल बिस्ट ने ऊंची आवाज में कहा, धारी इतनी हिम्मत, तूने म्हारे लाला से ऐसे बात की? मैं हूं बॉस, सबके उड़ा दूंगा होश, चुटकी बजाकर करूं कि आधारा खेल खत्म। प्रियांशी ने नजर घुमाकर पिस्टल बिस्ट को देखा, तू कौन है ये झींगे जो इस मुर्गी पर बैठा है? मुझे मुर्गी कहा, लड़की। मैं ज्वाला पक्षी किंग हूं, तुझे जलाकर राख कर दूंगा। ज्वाला पक्षी किंग ने उसे धमकाया। लेकिन पारो और प्रियांशी दोनों सिर हिलाने लगी। पारी ने करण से पूछा, फिर से ऐसे 20 तुम्हें मिल गए? मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूं? करण ने कहा। अब तो करण के साथ के लोगों को भी मालूम चल चुका था। करण को भी 20 मिलता था। वह एक नंबर का कमीना या बोला होता था। लेकिन 20 से करण को याद आया, या तुमने कंकाल 20 से शिकारी कबीले के लीडर के बेटे को मार डाला? करण ने कहा, और नहीं तो किया करते, मेरी ताकत अब तक वापस जो नहीं आई है, वरना उस कबूतर को मारने के लिए मेरा एक थप्पड़ ही काफी था। प्रियांशी ने मुंह बना के बोली। करण ने सिर हिलाया, अब उसे समझ आया। लोग जिस ड्रैगन की बात कर रहे थे वह असल में कंकाल बीस्ट ही था, और सच में देखा जाए तो कंका बीस्ट नकली ड्रैगन श्रेणी में आता ही था। करण ने देखा कि अब भी प्रियांशी ने अपना मुंह बनाकर रखा है। ठीक है, अब जो कुछ हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये बताओ, इतना बड़ा दल बनाने के लिए तुम्हारे पैसे हैं? करण अब कुछ नहीं कर सकता था। पूरे सुंदर वन जंगल में इन दोनों ने ढिढोरा पीट दिया था। भीड़ पागलों की तरह बाहर खड़ी होकर दल में जुड़ने के लिए मर रही थी। ऐसे में दल न बनाया गया तब ये भीड़ सच में पागल हो जाएगी। इस दल को बनने देने की एक और सॉलिड वजह करण के सामने घूम रही थी। असल में देखा जाए तो करण के पास और उसके साथियों के पास खुद का घर नहीं था। ये बहुत ही अजीब बात थी। इतने सालों तक करण कभी इसके घर में तो कभी नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। पारो को इस चक्कर में काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उस जैसी ताकतवर योद्धा को दाइमा बनकर नालंदा विश्वविद्यालय में रहना पड़ा। इस दल के बनने से उसके और बाकियों के पास अपना खुद का एक घर हो जाएगा। अब इस दल से करण को काफ़ी सारे फायदे भी होते। करिश्मा को ढूंढने में मदद, और अगर कोई खास खबर उस तक जो नहीं पहुंच पा रही थी वह दल में आराम से मिल जाया करेगी। ऐसा पहले घर बनाने के बारे में सोचा ना हो, लेकिन उसके पास कभी भी इतना समय ही नहीं बचता था। दूसरा, उसका कोई एक ठिकाना सा नहीं था, करण ने पहले भी नहीं था। आज वह इस जगह तो कल उस जगह। बहरहाल तब दोनों के चेहरे चमक उठे जब दोनों लड़कियों ने देखा कि करण दल बनाने के लिए राजी। करण, हमारे पास न इतने पैसे नहीं है, हम बस तुम्हारे इंतजार में थे। उठे। पर फिर प्रियांशी ने सिर खुजलाते हुए कहा, मताला भी नहीं आता तो ये दल कभी नहीं बनता। करण ने सिर हिलाया। ये लड़कियां भी न जानते हुए भी कि कारण ज्वाला पक्षी किंग से लड़ रहा, फिर भी रिस्क लेकर दल बनाने चली, मानो उन्हें पूरा यकीन हो कारण वापस जिंदा ही लौट के आएगा। इतना यकीन तो कारण को खुद पर नहीं होता है। पारो ने सख्ती से कहा, तुम कैसे नहीं आते जो मौत से वापस आया हो? उसे भला एक पक्षी कैसे मार सकता है? थारे को हत्के में ले रही है लड़की। पिस्टल बिस्ट ने ताना मारा। ज्वाला पक्षी किंग का मुंह फूल गया। उसकी इन सब के आके कोई इज्जत ही नहीं बची थी। उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। बहरहाल वह सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से अंदर मीरा आ गई, जो आते ही हैरान नजर आने लगी, क्योंकि पारो और प्रियांशी अपनी जगह से अलग खड़ी थी और कैंडिडेट ऐसे खड़ा था मानो घूमने आया हो। ये सब किया हो रहा है पहली श्रेष्ठ? मीरा ने प्रियांशी से पूछा। इस पर प्रियांशी कोई जवाब देती करण के मुंह से निकल गया, पहली श्रेष्ठ। करण अजीब निगाहों से प्रियांशी को देखने लगा। तुम पहली श्रेष्ठ? किस अक्ल के मारे ने तुम्हें पहला श्रेष्ठ बनाया है? करण ने पूछा। उसका सवाल जायज था। प्रियांशी बेहद ही घमंडी और गुस्सैल लड़की थी। छोटी छोटी बातों पर उसकी जबान और तलवार तैनात हो जाती थी। करण तो उसे श्रेष्ठ की श्रेणी में भी नहीं रखता। प्रियांशी अपनी नज़रें चुराने लगी। पारो ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे पहले से मालूम था करण ऐसा जरूर पूछेगा।
मगर मीरा को ये रवैया करण का पसंद नहीं आया। उसने सख्त आवाज में कहा, बदतमीज लड़के, शुरू से तेरी हरकतें गुंडों वाली लग रही थी। अब तूने हमारी पहली श्रेष्ठ को उल्टा सीधा कहा, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। वह आगे कुछ कहती, इससे पहले ही उसे प्रियांशी की कड़क आवाज उसे सुनाई दी, तुम्हारी जबान में इतना बल कहाँ से आ गया लड़की, बिना जाने कुछ भी बोलने की हिमाकत मत करो, सिर धड़ से अलग करके कुत्तों को खिला दूंगी। प्रियांशी अपनी जगह पर चंडी हो गई, गुस्से में उसके कदम मीरा की तरफ चल पड़े। पारो ने बीच में आकर उसे रोका, शांत हो जाओ, वह नहीं जानती वह किसके बारे में बोल रही है। तो फिर इसे बताओ, वरना बेवजह मारी जाएगी। प्रियांशी ने दांत पीसते हुए कहा। मीरा को समझ नहीं आया, आखिर एक अजनबी लड़के के लिए उसकी पहली श्रेष्ठ इतनी गुस्सा क्यों हो गई। ये सब उसे बेहद अजीब लग रहा था। और करण को मजाकिया इस तरह का बर्ताव आसपास की सारी ताकतों को अपना दुश्मन बना देगा। पता नहीं ये लड़की कब अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखेगी। करण ने आह भरी। और यहाँ मीरा ने सवाल पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। इस पर करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ तुमसे, दरअसल मैं कोई और नहीं करण हूँ। करण हो, मीरा का दिमाग फिर गया। लेकिन वह कुछ कहती। करण ने अपना मास्क उतारा। मीरा की आंखों के सामने करण का असली शरीर नजर आने लगा। मीरा कुछ पल तक तो करण को घूरती ही रही, और फिर अगले ही पल वह कांपती हुई घुटनों पर आ गई। आप जिंदा है। मीरा के सवाल पर करण ने पहले अपना मास्क वापस लगाया, फिर से गुरु बनकर उसने कहा, हाँ, मगर यह खबर किसी और के कान तक नहीं जानी चाहिए। मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मेरे मुंह से आपके बारे में बात बाहर नहीं आएगी। मीरा ने दृढ़ता से कहा, फिर सम्मान भरी नज़रों से करण को देखकर बोली, आपने मौत पर भी विजय हासिल कर ली। आप जैसा आज तक कोई नहीं जन्मा। पूरा करण गांव आपकी राह देख रहा था, और आज आप हमारे साथ हैं। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहते ही मीरा के दिमाग में कुछ आया। उसने पारो और प्रियांशी को देखा, फिर थोड़ा सोचने के बाद बोली, आप दोनों कहीं पारो और प्रियांशी तो नहीं है। वही है, मैं पारी और यह प्रियांशी, पारो ने कहा। जो सुन मीरा का खुशी से दिल भर आया। करण ने कहा, तुम लोगों ने दल तो बना लिया, लेकिन इसका नाम अब तक क्यों नहीं रखा। हमने सोचा था तुम नाम रखोगे, अब तुम ही तो लीडर हो ना। प्रियांशी ने कहा। जो सुन करण चिढ़ गया, मतलब अब तक इस दल का लीडर भी कोई नहीं है। करण को यकीन नहीं हो रहा था ये लोग किस तरह से दल न निर्माण कर रहे हैं। न इनके पास पैसा है, न लीडर है, यहाँ तक कि इनके पास दल का नाम तक भी नहीं है। और लोग बाहर बेसिक चीज़ों के लिए इस दल से जुड़ना चाहते हैं। ये तो अच्छा है अब तक ये खबर बाहर नहीं फैली, वरना करण गांव में बनी उसकी मूर्ति पर लोग जूतों चप्पलों की माला चढ़ाकर जाते। ऊपर से प्रियांशी इस दल की पहली श्रेष्ठ थी। हद हो गई भाई साहब। करण के सिर में दर्द होने लगा। वह वहीं टेबल पर बैठकर खुद को शांत कर रहा था। प्रियांशी ने झिझकते हुए पूछा, तो बताओ नाम क्या रखे। मेरा सिर रख दो, करण कहा। फिर खुद को संभाला और बोला, जो रखना है रखो। मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, क्या हम इस दल का नाम शक्तिशाली दल रख दे। शक्तिशाली इसीलिए ताकि लोगों को भारी सा नाम लगे, और हमारा करण सबसे ज्यादा ताकतवर भी तो है। प्रियांशी ने अपना सुझाव बताया। इस पर पारो ने कहा, मेरे हिसाब से इस दल का नाम डिवाइन दल रखना चाहिए। करण हम सबके लिए डिवाइन है। मीरा ने भी इस पर सुझाव दिया, मेरे पास भी एक नाम है, क्यों न राज्य दल रख दे। क्योंकि करण हम सबके लिए एक राजा है, और ये दल उनका राज्य बन जाएगा। ये नाम सुनने में आसान और भारी दोनों लग रहा है। बाकी तुम कन्याओं, करण तुम्हें कौन सा पसंद है। प्रियांशी ने पूछा। करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, जो तुम लोगों को ठीक लगे। नहीं, तुम भी अपना सुझाव बताओ, वरना हम नाम नहीं रखेंगे। प्रियांशी ने जोर दिया। करण ने मजबूरन कुछ सोचकर कहा, दल का नाम रख दो दल। क्या रख दो। तीनों लड़कियां उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। तुम इस दल रखना चाहते हो। प्रियांशी ने अपना सिर झटका। वह कैसे भूल गई थी, इस उल्लू को नाम देना भी नहीं आता। कुछ भी उल्टा सीधा नाम देता फिरता है। उसने करण को नज़रअंदाज लिया और पारो और मीरा के साथ दल का नाम डिस्कस करने लगी। करण ये सब देख मन ही मन में बड़बड़ाया, मेरा सुझाव नहीं लेना था, फिर इतनी जिद क्यों की। कुछ देर तक तीनों लड़कियां आपस में नाम को लेकर बातें करती रही। इसमें ही उन्हें लगभग 10-20 मिनट का समय लग गया, और जाकर तीनों की रजामंदी से एक नाम बाहर आया। हम सब ने मिलकर हमारे दल का नाम रखा है, देवांश दल।
इसका अर्थ है देवताओं का अंश, दिव्यता और शक्तिशाली, जो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से सही बैठता है, प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। करण को नाम शाम से कोई लेना देना नहीं था। उसने बस हामी में अपना सिर हिला दिया, फिर बोला, अपना ये काम जल्दी खत्म करो, उसके बाद मुझे पारो से जरूरी काम है। तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ, तुम अपने हिसाब से दल के नए श्रेष्ठों को चुनने में मदद कर सकते हो। आगे चलकर यही दल की भाग दौड़ संभालने वाले हैं, पारो ने कहा। मेनका का सिलेक्शन होगा या नहीं? करण का कोई दिल नहीं था लोगों का इंटरव्यू लेने का, लेकिन उसके पास कोई और जरूरी काम भी नहीं था। इस वजह से उसने हामी भर दी और एक कुर्सी पर जाके बैठ गया। प्रियांशी ने मीरा से कहा, जाकर अगले शख्स को भेजो। मीरा ने करण को देखते हुए सिर हिलाया। वह बेहद खुश थी, उनका असली लीडर उनके साथ जो था। अब शायद उनका ये दल भविष्य में सुंदर बन जंगल का सबसे ताकतवर दल बन जाए, और ऐसा होने के आसार काफ़ी ज़्यादा थे। जिस जगह भी करण ने अब तक रकम रखा है, या तो वह जगह बर्बाद हो गई या फिर आबाद हो गई। बहरहाल कमरे के बाहर हॉल में सब आपस में बातें कर रहे थे। अब तक करण लौटकर नहीं आया था, जो काफ़ी अजीब था। ड्रैगन लेडी ने राजवीर से कहा, कहीं तुम्हारा दोस्त अंदर फंस तो नहीं गया? ऐसा ही हुआ होगा, इतने बड़े पद के लिए एक मामूली सा लड़का टेस्ट देगा तो यही होगा, तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? राजवीर ने चिढ़कर कहा। वह अब इस लड़की से परेशान हो गया था। वह उसे लगातार डिमोटिव करती जा रही थी, मानो उसे किसी पद तक पहुँचने ही नहीं देगी, जैसे वह उसका दुश्मन हो या कड़ा विरोधी। ड्रैगन लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई दिखा रही थी, तुम्हारे इतनी कड़वी लगेगी इसका एहसास नहीं था, फिर भी जाकर डूब मरो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, देखना तुम में सबसे बड़े पद पर आऊंगी, दल की तीसरी श्रेष्ठ। पहली भी हो सकती थी अगर वह जगह खाली होती तो। और क्या, हम सब तो इस जगह मक्खियां मारने आए हैं, लॉर्ड टर्टल ने सख्ती आवाज में कहा। उसका साथ देते हुए भी ट्राइब का एक लड़का भी उठकर बोला, तुम्हारे पास ड्रैगन है, इसका मतलब यह नहीं है तुम सबसे बड़ा पद ले लोगी। इस जगह पर तीसरे श्रेष्ठ का पद अगर मिल सकता है तो वह सिर्फ मेनका है। उनके पास अनुभव है, ताकत है, सबसे बड़ी बात वह शालीन है, तुम्हारी तरह दिखाना नहीं करती। ये सुनकर ड्रैगन लेडी नाराज हो गई, मगर यह कुछ कहती, उसका साथ देने के लिए एक बंदा और खड़ा हो गया। वह कोई किसान लग रहा था। उसने संदत आवाज में कहा, तुम ड्रैगन लेडी को कम आंक रहे हो, जानते भी हो उन्होंने अकेले ने कितने लोगों को मार डाला है। जंगली सुअर का बस एक गांव। इस बार ड्रैगन लेडी ही नहीं, बाकी सब भी उसका मजाक बनाने लगे। राजवीर को गुस्सा आ रहा था, पर जवाब सुनंदा ने दिया, हमारा दोस्त बुरा जरूर है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसका मजाक नहीं बना सकते। तुम सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, उसे गुस्सा आ गया तो तुम सबको पीटेगा। ये सुन के तो लोग और हंसने लगे, लेकिन राजवीर की निगाहें तो मीरा पर थी, जो कुछ भी बोलने में समय ले रही थी। भला क्यों न लेती, करण का ही तो दल था, उसका कौन टेस्ट लेगा? इस जगह कोई इतना काबिल ही नहीं था, और सच्चाई वह सीधे बता नहीं सकती थी, मगर जिस तरह से लोग मजाक बना रहे थे, यह उसके गुस्से को हवा दे रहा था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, सब के सब चुप हो जाओ, वरना लात मार के सबको बाहर कर दूंगी। एक भी लफ्ज़ अगर उस लड़के के खिलाफ निकाला, दल के आस में भी दिखे तो हालत खराब कर दी जाएगी। पूरा हॉल शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। सब बड़ी बड़ी आंखों से मीरा को देख रहे थे। जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया था वह काफ़ी ज़्यादा सख्त। इसे अचानक से किया हुआ मजाक हम उस लड़के का बना रहे हैं, गुस्सा इसे आ रहा है। तुमने ध्यान दिया, अब इसकी के तेवर में अचानक से वृद्धि हुई है, मानो अब ये हम सबको कुछ न समझती हो। तुम सब ज़्यादा सोच रहे हो, बेचारी के कब से काम कर रही है, इतना सारा लोड लेकर बैठी है, ऊपर से हम भी चिल्ला चिल्ला कर माहौल ख़राब कर रहे हैं। उसका गुस्सा होना लाजमी है, कोई भी भड़क जाता है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। सब ने खुसर फुसर करके माहौल को ठंडा होने दिया। मीरा भी आगे कुछ बोली नहीं, राजवीर ने भी उसे कोई सवाल नहीं करा। इसी तरह से थोड़ा समय बीत गया, जिसके बाद वही लड़का कमरे से बाहर आया। उसके चेहरा लटका हुआ था, साथ में चेहरे पर हैरानी के भाव थे। लगता है इसका भी नहीं हुआ, मगर ये लड़का तो सम्राट स्तर पर है, फिर भी असफल रहा। अंदर बैठे लोग अब कुछ ज़्यादा सख्त लग रहे हैं। सबके माचे घर चिंता की सिलबट्टे उभर आए। अब तक वह टेस्ट को काफ़ी हल्के में ले रहे थे,
लेकिन जब दो लोग इतनी आसानी से बाहर कर दिए गए, तब उन्हें एहसास हुआ ये टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है। मीरा ने नंबर पढ़ना जारी रखा, एक एक करके लोग कमरे में जाते। अब तक 30 लोग अंदर जा चुके थे, जिनमें से 25 लोग ही कमरे से बाहर आए। इस चीज़ से उन्हें एक और बात का पता चला, जो भी पास हो रहा है या तो वह अंदर ही रह जाता है या फिर उसे दूसरे दरवाजे से किसी और जगह पर भेजा जाता है। मीरा ने कहा, अगला नंबर 41। मेनका अपनी जगह पर खड़ी हुई, सबको नज़रअंदाज करके वह कमरे में जाने लगी। मीरा ने उससे कहा, तुमसे कुछ आशा है, संभल कर जवाब देना। लीडर बहुत तेज है और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। वह झूठ पलक झपकते ही पकड़ लेते हैं। सलाह के शुक्रिया। मेनका कमरे में चली गई। अंदर आने के बाद उसे एक साइड में एक टेबल दिखी, जिस जगह दो लड़कियां बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों के चेहरे पर मास्क था। उनसे थोड़ी दूर पर एक लड़का भी बैठा हुआ था। मेनका उसे देख हैरान हो गई, लेकिन यह उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने उन दोनों लड़कियों के सामने अपने हाथ जोड़े, दोनों श्रेष्ठों को मेरा नमस्कार। बैठो, प्रियांशी ने कहा। मेनका बैठ गई, पर इसी दौरान उसने ध्यान दिया कि सामने बैठी दोनों लड़कियां स्तर में बहुत कम थी। उस मीरा से भी ज़्यादा कम, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर। इतनी कमज़ोर श्रेष्ठ, सच में ये श्रेष्ठ है या फिर यह कोई इम्तिहान है? मेनका ने सोचा। पारो बोली, अपने बारे में बताओ। मेनका ने बाकी बातों को साइड में रखकर अपने बारे में बताया, मेरा पूरा नाम मेनका मिश्रा है। जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही मैं एक काबिल योद्धा बनना चाहती थी। इसीलिए मैंने अलग अलग हथियारों में पारंगत हासिल की। पारंगत? प्रियांशी बोली। मेनका ने प्रियांशी को देखा। प्रियांशी ने आगे कहा, पारंगत शब्द कहने में प्यारो लगता है। इसका अर्थ यह नहीं, तुम इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकती हो। तुम कितने विश्वास से कह सकती हो, तुम हर हथियार में पारंगत हो? मेनका की आंखें छोटी हो गई। उससे कम स्तर वाली एक लड़की उसकी काबिलियत पर उंगली उठा रही थी। उसने सख्त आवाज में कहा, पारंगत हूँ, इसीलिए कहती हूँ। मैंने सोनार दल के उपसेनापति की पदवी संभाली है। सोनार दल का नाम सुना है आपने, मिस? करण, जो शांत बैठा हुआ था, उसने नज़र उठाकर मेनका को देखा। प्रियांशी ने तंज भरी आवाज के साथ कहा, तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही नाज है, ठीक है? अगर ऐसा है, फिर तुम अपना स्तर कम करके दूसरी श्रेष्ठ से तलवारबाजी करो, बिना अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के। अगर तुम दूसरी श्रेष्ठ को हराने में सफल रही, दूसरी श्रेष्ठ तुम्हें अपनी पदवी दे देगी। लेकिन अगर तुम असफल रही, फिर कभी दोबारा पारंगत शब्द का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करोगी। मेनका को ये बड़ा ही मजाकिया सा टेस्ट लाग। उसने पारो को देखा, जो बस प्रतापी स्तर पर थी, और थी भी सूखी पतली सी, उसकी उम्र भी उससे काफ़ी कम थी। ऐसी लड़की को हराना उसके लिए फूंक मारने जितना आसान था। करण ने मन में सोचा, इतना कठिन टेस्ट लेगी ये लड़की, इस तरह से तो कोई भी पास नहीं होने वाला। मेनका जाने या न जाने, मगर करण अच्छे से जानता था पारो कितनी ज़्यादा काबिल थी। उसे खुद नालंदा विश्वविद्यालय की इन स्टूडेंट सपना ने ट्रेनिंग दी थी। इतने समय करण के साथ रहकर उससे भी उसने बहुत कुछ सीखा था। करण को इतना यकीन था, पारो अगली अग्नि देवता बन सकती है। अब भला ऐसी लड़की से एक आम लड़की कैसे जीत सकती थी? ये टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन मेनका इस बात से अवगत नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ पारो से कहा, क्या आप इसके लिए राजी है? पारो ने कुछ कहा नहीं, बस चलकर कमरे के बीच में आ गई। उसने कलाई घुमाई और एक लो लेवल तलवार को निकाल लिया। ये सच में बेवारुकू है, पता नहीं इतने सारे लोग आखिर इस जगह से असफल होकर कैसे निकले, मेनका ने सोचा। और खुद भी यारों के सामने आ गई। उसने भी तलवार निकालकर अपना स्तर कम किया। फिर बड़ी इज्जत के साथ ताना मारते हुए बोली, थोड़ा संभालना, मेरी तलवार काफ़ी तेज गति से चलती है। पारो के होंठों पर ताज भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अब भी कुछ कहा नहीं। जो देख मेनका ने अपने कदम सटाकर पारो पर हमला किया। जैसा कि उसने कहा था, उसकी तलवार काफ़ी तेज थी, जो पलक झपकते ही पारो की गर्दन के पास पहुंच गई। ये लड़की तो इसका भी जवाब नहीं पाएगी। मेनका ने ऐसा सोचा ही था कि पारो ने अपना हाथ घुमाया, उसकी तलवार ने सामने से आ रही तलवार की दिशा मोड़ दी। ये सब इतना तेज गति के साथ हुआ कि मेनका कोई रिएक्शन नहीं दे पाए। पारो ने अपनी तलवार को घुमाकर हत्थे से मेनका के हाथ पर हमला किया। आह! मेनका चिल्लाए, पर उसकी आवाज़ ज़्यादा गूंज पाती। उसके पैरों में दर्द हुआ और अगले ही पल वह अपने घुटनों पर आ गई, जिसके बाद पारो की तलवार उसकी गर्दन
मेनका का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वह पारो को आंखें फाड़कर देख रही थी। पारो ने अपनी तलवार को वापस लेते हुए कहा, तलवार पर पकड़ कमजोर, हाथों में लचीलापन नहीं। तलवार चलाने की पोजीशन गलत, तरीका गलत, हद से ज़्यादा आत्मविश्वास, अपने विरोधी को कमजोर समझना। पारो रुकी, फिर एक चुप्पी के बाद आगे बोली, तुम हर मामले असफल रही, तुम पारंगत शब्द का इस्तेमाल करने योग्य नहीं हो। ऐसा कहते कहते पारो अपनी जगह पर जाके बैठ गई। प्रियांशी के होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। अब कुछ और कहना बाकी है। मेनका अब भी एक जगह बैठी हुई थी। उसने वो सब बार बार सोचने की कोशिश की जो पारो ने उसके साथ किया था, और फिर जाकर उसे एहसास हुआ कि इनका स्तर बेशक कम हो, मगर काबिलियत समंदर जितनी विशाल थी, और वह उस समंदर में तैरने वाली एक मामूली सी मछली। वह अपनी जगह पर खड़ी हुई, अपने हाथ जोड़े, हल्का सा झुकी, दृढ़ता के साथ बोली, मुझे सबक सिखाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया श्रेष्ठ, मैं अपनी गलती को समझ गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे दल में किसी भी पद पर रख ले। मैं दिल और जान से दल में काम करूँगी। किसी भी चीज़ की मेरी तरफ से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। मेनका जब कमरे में आई थी, उस वक्त वह घमंड से भरी हुई थी, मगर पारो ने बस कुछ पलों में उसका घमंड उससे दूर कर दिया। अब वह बस इस दल से जुड़कर और ताकतवर बनना चाहती थी, और अब वह यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली थी जब तक उसे दल में कोई जगह नहीं मिल जाती। उसने मन में कहा, सोनार दल, बहुत घमंड है तुम सबको खुद पर, लेकिन इस जगह की श्रेष्ठ भी तुम्हारे लीडरों से ज़्यादा काबिल है। इस दल से जुड़कर मैं तुम्हें तुम्हारी करनी की सज़ा जरूर दूंगी, यह वादा है मेरा खुद से। मेनका अपने ख्यालों में थी और प्रियांशी सोच में थी। उसके शब्द ट्रांसफ़र तकनीक का इस्तेमाल करके पारो से सलाह मशवरा किया। काफ़ी देर सोचने के बाद प्रियांशी ने करण की तरफ देखा। करण ने पलकें झुकाकर हामी भरी। जो देख प्रियांशी ने मेनका से कहा, तुम इस टेस्ट में पास होती हो, तुम्हारा पद किया होगा, ये बात बताया जाएगा, तुम अंदर बने एक और कमरे में जा सकती हो। मेनका के लिए ये खबर बहुत अच्छी थी। उसने बार बार झुककर उनका शुक्रिया किया। प्रियांशी से पंगा पड़ गया महंगा। मेनका को सिलेक्ट कर लिया गया था, हालांकि किस पद के लिए किया जाने वाला था यह अब तक उसे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने झिझकते हुए पूछा, श्रेष्ठ, क्या मैं जान सकती हूँ इस दल के लीडर कहाँ है? मेनका अब उस महामानव से मिलना चाहती थी जो इस दल का लीडर है, जिसकी दूसरी श्रेष्ठ तलवारबाजी में इतनी ज़्यादा निपुण है। क्या पता उसकी संगत में वह भी एक दिन दूसरी श्रेष्ठ जैसी बन जाए। प्रियांशी ने सिर हिलाया, फिर करण की तरफ देखकर बोली, यही है इस दल के लीडर क्या? मेनका टकटकी लगाए करण को पूरने लगी। करण शांत था और अब तो वह उसे देख भी नहीं रहा था, मानो उसे उसकी हैरानी से कोई फर्क न पड़ता हो। मेनका को पहले तो शक हुआ, मगर उसकी श्रेष्ठ उससे मजाक क्यों करेंगी? ऐसा सोच उसने करण की शक्ति जानने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे करण का स्तर समझ में नहीं आया। ये लड़का बेहद ताकतवर है, इसने अपना स्तर छिपाया हुआ है, और मैं ये देख पाने में असमर्थ हूँ। अब तक ये लड़का हम सबके बीच में था, शायद हम सबकी जांच कर रहा था। ये वाकई में लीडर बनने लायक है। मेनका ने अपनी अलग कहानी बना ली, जो करण के लिए फ़ायदे का सौदा था। पारो बोली, दूसरे को आने दो अब। मेनका ने सिर हिलाया और झट से दूसरे कमरे में चली गई। जिसके कुछ देर बाद कुछ और लोग अंदर आए, जो पूरी तरह से सफल रहे, लेकिन उन्हें दूसरे पदों वाले चुनाव में जाने का एक मौका दिया गया। इस बात से ही वह लोग खुश थे। ये काम सच में सर पकड़ने वाला है और तुम बस बैठे हुए हो। तुम कुछ नहीं करोगे, कम से कम एक सवाल तो पूछ ही सकते हो किसी से, प्रियांशी ने कहा। करण बस मूर्ति बनकर बैठा हुआ था, ना कुछ कहता ना कुछ ज़्यादा सुनता, मानो ये सब काम उसे बोर कर रहे हो। उसने जवाब दिया, ये फितूर तुमने बनाया है, इसके मंजे भी तुम ही लो, और मैं तो लीडर हूँ, मैं भला ये सब छोटे मोटे काम क्यों करूँ? करण ने काम से बचने के लिए ये सब कहा। इस बात को प्रियांशी भी अच्छे से जानती थी। काश इस जगह श्रेया होती, पूरा काम वह आसानी से संभाल लेती। नहीं संभालती, करण उसे ही दल का लीडर बना देता, और इस काम से भी बच जाता। इतना बड़ा काम चोर है। पारो ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा। वह गलत नहीं थी, प्रियांशी भी इस बात से सहमत थी। करण को शुरू से अपना सारा जिम्मेदारी वाला काम श्रेया पर डालता आया था। इसकी वजह थी श्रेया का काम संभालने का तरीका। गुस्सा उसे भी आता था, लेकिन उसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, करण से ज़्यादा बेहतर वह समझती थी। करण भी उस पर काफ़ी भरोसा करता था।
इस दुनिया में सबसे पहली दोस्त उसकी श्रेया ही तो थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के बस उसके साथ रहना चुना था। श्रेया का जिक्र आते ही करण को श्रेया की याद आने लगी। मैं जल्दी मेनलैंड आऊँगा तुम्हें ढूंढने के लिए श्रेया। बस अब इस जगह से करिश्मा के बारे में सब मालूम चल जाए, या फिर कुछ तो मालूम चल जाए, करण ने सोचा। उसी दौरान उस कमरे में लॉर्ड टर्टल भी आ गया। उसने अपना टर्टल बाहर ही छोड़ दिया था ताकि सामने वाले उससे नाराज न हो जाए। पारो ने उसे बैठने के लिए कहा, और जब वह बैठ गया तब आगे बोली, लॉर्ड टर्टल, ये नाम तुम्हें किसने दिया? जब मैंने एक कछुए को बचाया था शिकारी कबीले से, तब से लोग मुझे इसी नाम से बुलाने लगे हैं, और अब तो मुझे अपना असली नाम तक याद नहीं है। उसने कहा, जानते हो न, ये दल इस वक्त नया है, न हमारे पास रहने के लिए अच्छी जगह है, और न। पारो ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना अगला सवाल किया, कोई व्यापारिक मॉडल? फिर भी तुम इस दल से जुड़ना क्यों चाहते हो? लॉर्ड टर्टल ने बिना सोचे जवाब दिया, हर नई चीज़ को बनने में समय लगता है। बिना चावल उबाले वह खाने लायक नहीं होते, और जो उन्हें खाने की कोशिश केंद्रता है वह बीमार पड़ जाता है। मैं इस बात से अवगत हूँ। बात रही इतने आपके व्यापार की, जब खुद की दुकान हो तो सामना खुद व खुद बिकने के लिए आ ही जाता है। पारो इन सवालों से संतुष्ट थी, लेकिन प्रियांशी रहीं। उसने कहा, हम तुम्हें इस दल से क्यों जोड़े? ऐसा किया है तुम्हारे पास जो दल के फायदे के काम जाए? लॉर्ड टर्टल जानता था यह जवाब थोड़ा टेढ़ा है। इसका जवाब उसे बेहद सोच समझकर देना होगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, आप मुझे इस दल से इसीलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि मैं इस दल में ईमानदारी और मेहनत से हर काम को करूँगा। बात रही मेरे पास इस दल को देने के लिए क्या है, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी, मेरी वफादारी। अगर आप कहें तो मैं खून की कसम खाकर अपनी वफादारी साबित कर सकता हूँ। लॉर्ड टर्टल ने जो कहा था सब दिल से कहा था। असल में उसके पास न रहने का ठिकाना था, ना खाने को अच्छा खाना, ऊपर से शिकारी कबीला उससे खाक खाए बैठा था। अब तक उसने बेशक कोई बड़ा कदम न उठाया हो, लेकिन आगे भी वह ऐसा करे, ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं था। पारो और प्रियांशी उसको बातों से थोड़ी प्रभावित हुई, और आखिर में उन्होंने उसे आखिरकार पास कर दिया। लॉर्ड टर्टल बेहद खुश हो गया, लेकिन उसने भी वही सवाल कर डाला, श्रेष्ठ, लेकिन हमारे लीडर कहाँ है? मिस मीरा ने कहा था वह इस जगह मौजूद है। प्रियांशी ने करण की तरफ इशारा करके कहा, यही है लीडर। है। लॉर्ड टर्टल का भी सेम रिएक्शन था जैसा कि मेनका का था। वह बड़ी बड़ी आंखों से करण देखता हुआ पास होने वाले कमरे में चला गया। बाहर की तरफ सब आपस में बातें कर रहे थे। लॉर्ड टर्टल और मेनका दोनों ही बाहर नहीं आए, मतलब उन्हें भी पास कर दिया गया है। हाँ वो तो है, लेकिन अब तक 80 लोग इस जगह से जा चुके हैं। पता नहीं आखिर अंदर किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो बस हम कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। हमारा होगा या नहीं समझ नहीं आ रहा है। जितने लोग हॉल से बाहर जा रहे थे, उनके साथ बाकियों का आत्मविश्वास भी खत्म होता जा रहा था। जो लोग उस जगह से जा रहे थे वह उन कम ताकतवर या काबिल नहीं थे, बल्कि उनमें से ज़्यादातर देखने वालों से ज़्यादा ही काबिल थे। तभी ड्रैगन लेडी की चापलूसी करते हुए एक आदमी ने कहा, उस बेकार मेनका को इस जगह भर्ती मिल गई, लेकिन मुझे यकीन है उसे इस जगह भी उपसेनापति की पदवी या फिर सेनापति की पदवी मिली होगी। मुश्किल से, लेकिन आपको तो तीसरी श्रेष्ठ की पदवी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे आदमी ने भी उसको साथ देते हुए कहा, आपसे ज़्यादा काबिल इस जगह कोई नहीं है। वैसे तो आपको लीडर बनना चाहिए, मगर आपके अंदर ही इतना बड़ा लालच नहीं है, वरना आपके लिए यह पदवी तो बहुत छोटी सी है। इसी तरह से लोग उसकी बापलूसी करते रहे, जिस वजह से ड्रैगन लेडी का घमंड और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने मन में कहा, ये लोग सही कह रहे हैं, मैं एक लीडर बनने के लायक हूँ। इस दल में बेशक एक बैगन हो, पर ड्रैगन मेरे पास भी है। इस नाते मुझे इस दल का लीडर बनना चाहिए। ड्रैगन लेडी का लालच बढ़ने लगा था। उसकी नज़रों के सामने तो उसे लीडर बनाया जा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा था। लेकिन तभी मीरा ने एक नंबर का ऐलान किया। ड्रैगन लेडी को होश आया, उसने अपना नंबर देखा, फिर अपनी जगह पर खड़ी होकर उसने बाकी सबको एक नीची नज़रों से देखा, मानो ये सब उनके लिए कचरे जैसे हो। तुम्हारा नंबर है, जाओ। मीरा ने जब देखा कि लड़की बस खड़ी होकर समय खराब कर रही है, इसीलिए उसने उसे थोड़ा डांट लगाते हुए कहा। ड्रैगन लेडी ने सख्ती से कहा, सुना मैंने, बहरी नहीं हूं मैं। ऐसा कह वह अपने ड्रैगन पर सवार हो गई। जो देख मीरा की आंखें बंद हो गई, क्योंकि वह लड़की ड्रैगन पर सवार होकर कमरे में जा रही थी। इसका दिमाग इसके घुटनों में है।
जानती भी है श्रेष्ठ प्रियांशी है अंदर, इसका घमंड कहीं उनके घमंड को हवा न दे दे। मीरा जानती थी प्रियांशी बेहद ही घमंडी लड़की है, आज तक ऐसा कोई नहीं होगा जिसका घमंड उससे ज्यादा हो। फिर भी ये लड़की इस तरह से जा रही है, इसको तो पद की जगह लात मिलेगी। दूसरी तरफ पारो और प्रियांशी आपस में बातें कर ही रही थी कि उन्हें बाहर से एक बड़ा सा शरीर आता हुआ नजर आया। लेकिन जब उन्होंने एक लड़की को ड्रैगन पर आते हुए देखा, दोनों की आंखें सख्त हो गई। वही नहीं, पास होने वाले कमरे में एक छोटी दरार भी थी, जहां से मेनका और बाकी पास हुए लोग बाहर का नजारा देख दंग थे। ये लड़की सच में पागल है, पहली श्रेष्ठ के सामने इतनी घमंड से आ रही है। मैंने तो बस थोड़ा सा घमंड दिखाया था, तब भी उन्होंने मुझे अच्छा सबक सिखाया। इसका हाल पता नहीं किया करेंगी पहली श्रेष्ठ। लॉर्ड टर्टल भी अपना सिर हिला रहा था, वह भी जानता था सामने बैठी कमजोर लड़कियां ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं बनी है, और इस ड्रैगन लेडी को इतना घमंड में आने की जरूरत क्या थी, उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल जब वह कमरे में आए, उसने पारो और प्रियांशी को देखा। पहले तो वह उनके सामने नमन करने वाली थी, मगर उनकी कम ताकत देख उसका पमंड असमान तक पहुंच गया। अच्छा, तो तुम दोनों श्रेष्ठ हो, बहुत कमजोर हो। खैर, मुझे अपने लीडर से मिलवाओ, मैं उससे ही बात करके आगे का देखूंगी। ड्रैगन लेडी ने उन्हें काम सुनाया। इस बार तो खुद करण की आंखें छोटी हो गई, पर प्रियांशी तो उसके आने से ही नाराज थी। ऊपर से उसका ऑर्डर सुन उसका माथा तन गया। उसने कड़क लहजे में कहा, बाहर निकलो यहाँ से। प्रियांशी को कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने वाले के पास ड्रैगन है या नहीं, करण का छोटा भाई खुद एक असली ड्रैगन था। ये बात अब वह और बाकी सब भी जानते थे। उसके सामने यह नकली ड्रैगन का प्रदर्शन कर रही है। मगर ड्रैगन लेडी नाराज हो गई। उसने कहा, ये किस प्रकार का बर्ताव कर रही हो अपनी होने वाली लीडर से, इतनी कमजोर होकर इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लीडर लीडर कहाँ हो तुम? अपनी इन दोनों लड़कियों को तुमने कुछ सिखाया नहीं, किस तरह से ताकतवर लोगों के आगे पेश आते हैं। ड्रैगन लेडी ने उन दोनों लड़कियों को हिकारत से देखा, जैसे वह इन कचरों से बात भी नहीं करना चाहती हो। प्रियांशी टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़ी हुई, बदजात लड़की, तेरी इतनी औकात कैसे हुई जो तू इस जगह ऊंची आवाज में बात कर सके? तेरे माँ बाप ने जन्म देते वक्त तेरे मुंह में जहर घोला था क्या? प्रियांशी का पारा चढ़ चुका था, उसकी आंखें लाल थी और होठों पर गाली। पारो ने भी उसे इस बार नहीं रोका, सामने वाली थी ही उसके लायक। ड्रैगन लेडी बहुत ज्यादा नाराज हो गई, इतनी कमजोर होकर मुझे अपशब्द बोलती हो? मेरे पास ड्रैगन है, ताकत है, इसका सम्मान नहीं हो रहा तुमसे? तेरो सम्मान करे मेरी जूती। लगता है तू इस जगह मार खाकर ही जाएगी। प्रियांशी ने अपनी कलाई घुमाई ही थी ताकि कंकाल बीस्ट को बोल के इसे इस पिटवा सके, पर इससे पहले ही करण और बाकियों को बेहद ही ताकतवर आभा का एहसास हुआ, जिसके बाद एक कड़क और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, करण गांव के लोगों, तुम्हारा करण तो मर गया, लेकिन तुमने उस हरामी के लिए मेरे बेटे को मार डाला। आज मैं इस जगह खून की नदियां बहा दूंगा। ये सुनते ही पारो, प्रियांशी और बाकी सब हड़बड़ाकर बाहर आए, जहां उन्हें आसमान में उड़ता हुआ इंसानों का झुंड नजर आया। वह सब सम्राट स्तर के थे, जिनके बीच में खड़ा आदमी हॉफ महासम्राट स्तर पर था। उस आदमी को देखते ही करण की आंखें छोटी हो गई। शिकारी कबीले का लीडर, करण ने खुद से कहा। वही भीड़ में हड़कंप मच गया, सब डर के मारे इधर से उधर भागने लगे। पारो और प्रियांशी के पास मेनका और लॉर्ड टर्टल आ गए। अब वह इस दल का हिस्सा थे, इस वजह से उन्हें आगे बढ़कर हर मुसीबत का सामना तो करना ही था। करण के पास भी राजवीर और सुनंदा पहुंच चुके थे, जो बेहद परेशान नजर आ रहे थे। ये लोग इस जगह क्यों आ गए? ये तो दल बनने से पहले ही सब बर्बाद कर देंगे, राजवीर ने परेशान होकर कहा। मगर करण को यह एक अच्छा मौका लग रहा था। वहीं प्रियांशी ने गहरी आवाज में कहा, तुम इस जगह अपनी मौत ढूंढते हुए आए हो लीडर, जिस तरह तुम्हारा पुत्र आया था। मुझे यकीन नहीं होता तुम अपने कबीले को इतनी जल्दी खत्म करना चाहते हो। एक कमजोर लड़की मेरे ताकतवर कबीले को खत्म करना चाहती है। अगर ऐसा है, फिर तुझे और तेरे इस नए दल को मैं खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं उस ड्रैगन को मारूंगा, जिसने मेरे बेटे की जान लेने की हिम्मत की है। लीडर ने अपनी आभा से सबके ऊपर वजन डाला। इस वजह जितने भी लोग उस जगह आए थे, वह डर कर बहुत पीछे हो गए। प्रियांशी ने ये देख अपनी कलाई घुमाई ताकि कंकाल बीस्ट को निकाल सके, मगर उसी दौरान उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई।
उसने अपनी नज़रें ड्रैगन लेडी की तरफ करके लीडर से कहा, ये रहा वो ड्रैगन और यह रही हमारी लीडर है। ड्रैगन लेडी का खून सुखा गया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से प्रियांशी को देखा। मीरा और पारो को हंसी आ गई। मेनका और उसके साथ के लोग सिर हिलाने लगे। बन जाओ लीडर, अब पहली श्रेष्ठ से पंगा ले रही थी। इसका घमंड अब इसके कान में घुसकर किसी और ही जगह से निकलेगा, मेनका ने दबी आवाज में कहा। हालांकि उसे अब उस पर हंसी भी आ रही थी। इस लड़की ने सच में हद पार कर दी थी। ऊपर से अब वह शिकारी कबीले के लीडर को मना भी नहीं सकती थी। उसके पास एक ड्रैगन था और सब जानते थे एक ड्रैगन ने लीडर के बेटे को मारा है। ऊपर से प्रियांशी ने उसे लीडर बता दिया, जो साफ इशारा था अब ये लड़की तो गई। लीडर ने नफरत भरी नज़रों से ड्रैगन लेडी को देखा। उसके पास ड्रैगन देख उसे यकीन हो गया। अच्छा, तुम हो वो हो जिसने शिकारी कबीले को खत्म करने का सपना देखा है। मुझे तो लगा था कोई महाशक्तिशाली योद्धा अचानक से प्रकट हुआ है, पर तुम तो कमजोर सी लड़की हो जो अब ज्यादा देर सांस लेने नहीं वाली। काला भालू कबीले का जौहर। ड्रैगन लेडी को जब लीडर ने धमकी दी, उस बेचारी की तो हालत ही खराब हो गई। उसे क्या मालूम था उसकी कही बात इतनी जल्दी मान लेगी ये लड़की, और ऐसे मौके पर मानेगी जहां उसकी जान जाने के आसार 100% हो। करण आह भरने लगा। ऐसे गंभीर मौके पर भी प्रियांशी ने ऐसा खेल खेल दिया जो आगे जाके लोगों के हंसी का पात्र बनने वाला था। पर इस बात से ये भी साबित हो गया, प्रियांशी अब गुस्से के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करने लगी है, जो कि अच्छी ही बात है, पर ऐसे उलझुल काम में दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी। बहरहाल लीडर ने बिना समय गंवाए अपने हाथ को हिलाया। उसके सामने बैंगनी रंग की लेजर सी तैयार हो गई। अब मर लड़की, और तुम सब भी देखो अपनी नई नवेली लीडर को मरते हुए। जिसको मारने वाला है शिकारी कबीले का लीडर जीतराज। बूम! लेजर बिजली की गति से आगे बढ़ी। दूर से वह किसी बवंडर जैसी लग रही थी और पास से मौत की शक्ल। ड्रैगन लेडी ने हड़बड़ाकर अपने भाले को घुमाया। अगले ही पल गुलाबी रंग की एक शील्ड उसके आगे तैयार हो गई। ड्रैगन ने ये देख अपनी शक्तियों को भी उसमें जोड़ दिया। उसी दौरान वह लेजर आके उस शील्ड से टकराए। जोरदार शक्तियों का झोंका उठा। शील्ड में लगातार दरार पड़ने लगी। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, ड्रैगन लेडी ने खुद से कहा। उसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। आज पहली बार वह इतने ज्यादा ताकतवर व्यक्ति का सामना कर रही थी। फिर भी उसके घमंड ने उसे हार मानने के लिए नहीं कहा। उसने अपनी और शक्तियों को अपनी शील्ड में जोड़ दिया। जब इससे भी काम नहीं बना, उस वक्त उसने अपने हाथ पर हल्के से कट मारा। कुछ बूंदें खून की उस शील्ड में जाकर जुड़ गई। ऐसा होते ही शील्ड की ताकत 10 गुना से बढ़ गई। साथ में उस शील्ड के आसपास 10 ताकतवर सील नजर आने लगी, जिसके बीच में बनी शील्ड पर बड़ा सा ड्रैगन नजर आया, जिसे की दहाड़ ने उस लेजर को मौके पर ही खत्म कर दिया। लीडर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। खुद दूर खड़ा करण ये देश था। बाकी सब भी हैरान नजरों से ड्रैगन लेडी को देखने लगे, पर ड्रैगन लेडी हड़बड़ाकर अपने ड्रैगन पर सवार होकर उस जगह से भागने लगी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने जो भी कुछ देर पहले किया था उससे वह बेहद कमजोर हो गई थी। अब तो उसे चक्कर तक आने लगे थे। उसका ड्रैगन उसकी हालत समझ रहा था, इस वजह से वह उसे उस जगह से तेज गति के साथ ले जा रहा था। मगर शिकारी कबीले का लीडर उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। उसने कहा, ड्रैगन ब्लड लाइन, तुम लोग अब तक जिंदा हो। वाकई में कभी सोचा नहीं था इस ब्लड लाइन वाली लड़की से मेरी मुलाकात होगी। लेकिन अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अब मेरे साथ चलना होगा लड़की। लीडर जीतराज एक झटके में ड्रैगन लेडी के आमने आ गया। ड्रैगन ने ये देख अपने मुंह से शक्तियों की लहर छोड़ी, पर लीडर जीतराज ने हाथ घुमाकर उसकी लहर को मिटाकर रख दिया और एक ही पंच में दोनों तेज गति से जमीन पर आके गिरे। ड्रैगन बेहद जख्मी हो गया था, लेकिन उसने अपनी छोड़कर ड्रैगन लेडी की मदद की। उसे उठाकर फिर से उस जगह से भागने लगा, पर सामने फिर से लीडर जीतराज आ गया। उसने हाथ नीचे करके दोनों पर अपना दबाव बनाया, जिसके तले दोनों उस जगह जमीन पर लगभग चिपक गए। मेरे बेटे को भी तुमने ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके मारा होगा न, पर सच कहूं अब मुझे कोई दुख नहीं है मेरे बेटे के मरने का, क्योंकि मरते मरते भी वह तुम जैसी लड़की का पता मुझे दे गया। मैं अब तुम्हें काला भालू कबीले के पास छोड़ दूंगा। एक लड़की हो तुम, तुम्हारे से जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर भी ड्रैगन ब्लड लाइन जरूर आएगी। इसके बदले काला भालू कबीला मुंह बहुत बड़ा इनाम देगा।
लीडर जीतराज बेहद खुश था। दरअसल ड्रैगन ब्लड लाइन पहले ही इस दुनिया से लुप्त हो गई थी, और जिनके पास बची थी वह इक्का दुक्का लोग ही होंगे, और उनमें से एक ड्रैगन लेडी थी। बीस्ट ट्राइब में कुछ ताकतवर ब्लड लाइन थी जिनका कोई सानी नहीं था, जिसमें से एक ड्रैगन ब्लड लाइन थी। जिसके पास ये होती थी उसकी ताकत लाजवाब होती थी। लीडर जीतराज ने हाथ बढ़ाकर ड्रैगन लेडी को पकड़ते हुए कहा, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो लड़की। मगर वह उसको छू माता इससे पहले ही प्रियांशी ने चुटकी बजाते हुए कहा, काला भालू कबीले के दलाल, इस समय तुम देवांश दल में हो, और हमारे दल में आके कोई भी किसी को आके न पकड़ सकता है न मार सकता है। प्रियांशी ने अपनी कलाई घुमाई, इसे इसकी औकात दिखाओ। प्रियांशी के इतना कहने की देर ही थी कि अचानक से लीडर जीतराज का शरीर अकड़ गया। चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। उसे ऐसा लगा मानो वह लगभग मर जाएगा इस दबाव के चलते हुए। उसने मुड़कर पीछे देखा, इस बार उसका खून और धूप दोनों सूख गया। उसके सामने उड़ रहा था विशालकाय कंकाल बीस्ट, जिसका व्यक्तित्व इतना ज्यादा डरावना था, आधे लोग डर से उस जगह पीछे हट गए। ये है वो ड्रैगन, लीडर जीतराज ने इतना कहा ही था। कंकाल बीस्ट ने अपनी पूंछ झटकी, बस इतने में ही लीडर जीतराज तोप के गोले की तरह पास में बनी पहाड़ी में टकराया थे। इस दौरान उसकी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी, मुंह से खून लाड की तरह बह रहा था। उसके शाही कपड़े रोड साइड भिखारी के कपड़ों में तब्दील हो गए। ड्रैगन लेडी ऐसे तैसे करके अपनी जगह पर खड़ी हुई। कंकाल बीस्ट को देखकर उसका दिल लगभग धड़कना ही बंद कर दिया था। यह इतना ज़्यादा ताकतवर है और इतना डरावना। ये किस तरह का ड्रैगन है? इसके आगे मेरा ड्रैगन तो दूध पीता बच्चा लग रहा है। ड्रैगन लेडी सही कह रही थी। कंकाल बीस्ट नकारात्मक ऊर्जा से लैस था, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और विशालकाय था। पर सच्चाई देखी जाए तो करण के पास अगर सबसे कमज़ोर कोई बिस्ट था तो वह कंकाल बीस्ट ही था। ये बात सिर्फ करण से जुड़े लोग जानते थे। बहरहाल मेनका और लॉर्ड टर्टल के मन में प्रियांशी के लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। प्रियांशी ने बेशक ड्रैगन लेडी को फंसाया था, मगर सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए, और जब उसे सबक मिल गया तब खुद उसने उसे बचाया भी। शायद एक अच्छा श्रेष्ठ इसी तरह का होता है। ड्रैगन लेडी का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। उसने प्रियांशी से बड़ी बदतमीजी से बात की थी। अब तो उसके दिमाग में बस एक बात घूम रही थी, पहली श्रेष्ठ को ट्रेरान जब इतना ताकतवर है तब पहली श्रेष्ठ खुद कितनी ताकतवर होंगी, और खुद इस दल के लीडर का स्तर किया होगा। ड्रैगन लेडी जब ऐसा सोच रही थी उसी वक्त बीहर जीतराज पहाड़ी से बाहर से निकला। हालत तो उसकी बेहद खराब थी, वह बस खौफ महासम्राट था, लेकिन कंकाल बीस्ट ग्रेड ले का महारथी बीस्ट, दोनों का कोई सामना ही नहीं था। फिर भी लीडर जीतराज ने मुंह से खून को साफ करके कहा, मतलब ये सच है, यानी तुम्हारे पास एक ग्रेड 6 का ड्रैगन है? लेकिन तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसे ही इस जगह आया हूँ? नहीं, शिकारी कबीले का लीडर जब भी शिकार करने के लिए निकलता है तब वह अपने शिकार का हर तोड़ लेकर आता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। शिकारी कबीले के लोग दिमाग में गोबर लेकर पैदा होते हैं, या फिर पैदा होने के बाद उन्हें गोबर दिया जाता है। प्रियांशी ने तज भरी मुस्कान दी। उसे तो सामने वाला पागल नजर आ रहा था। एक बार को अगर इस जगह करण न होता तब यह आता, तब शायद प्रियांशी को थोड़ी फिक्र भी होती, पर अब तो ये देवता को भी अपने साथ बुला ले तब भी इस जगह से जिंदा जाने के आसार इसके बहुत कम थे। लीडर जीतराज ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत घमंड है तुझे लड़की, बस एक ड्रैगन है न तेरे पास, लेकिन अगर यह व्यस्त हो गया तब तुझे और इस दल को कौन बचाएगा? और उस ड्रैगन वाली लड़की को कौन ले जाने से रोक पाएगा? तुम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो काले भालू कबीले के दलाल। प्रियांशी ने उसके मजे लिए। जीतराज और उसके लोग बेहद नाराज हो गए, और जो इस दल से जुड़ने आए थे उनके चेहरे पर अलग ही घमंड था, जैसे वह दल के अंदर आ चुके हों और अपनी पहली श्रेष्ठ का रौब देख उन्हें खुशी मिल रही हो। लॉर्ड टर्टल ने खुद से कहा, यकीन नहीं होता पहली श्रेष्ठ इतनी ज़्यादा कड़क भाषा का इस्तेमाल करती है। शिकारी कबीले ने भाग 2 में सितारा दल को भी कंट्रोल में करके रखा हुआ है। उस दल के लीडर भी इस भाषा में लीडर जीतराज से बात नहीं करते, लेकिन पहली श्रेष्ठ तो उसे चुल्लू भर का भी भाव नहीं दे रही। लगता है भाग 2 में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर होगी, और वह सिर्फ देवांश दल। लॉर्ड टर्टल को अब अपने फैसले पर नाज हो रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं, मेनका का भी मन शांत था। वह कब से ऐसे दल के साथ जुड़ना चाहती थी जो ताबड़तोड़ फैसले लेता हो, अपने दुश्मन की इज्जत न करता हो,
अपने नज़र घुमाकर एक नज़र करण को देखा। वह हाथ पीछे करके बड़ा शांत खड़ा हुआ था, मानो उसे कोई फर्क न पड़ता हो सामने क्या हो रहा हो। दरअसल वह भी जानता था, प्रियांशी के दिल में शिकारी कबीले के लिए हद से ज़्यादा नफरत है। एक समय पर इस कबीले ने उसे बेचने की कोशिश की भी नीलामी में। उस चीज़ को प्रियांशी अब तक भूली नहीं थी। बरहात लीडर जीतराज कुछ पल तो गुस्से से प्रियांशी को पूरता रहा, फिर अचानक से गला फाड़ फाड़ कर हंसने लगा, मानो पागल हो गया हो। फिर धमकर गहरी आवाज में बोला, श्रेष्ठ जौहर, आपको मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। श्रेष्ठ जौहर। लॉर्ड टर्टल और मेनका का चेहरा जम गया। प्रियांशी को उनका रिएक्शन अजीब लगा, मगर वह कोई सवाल करती इससे पहले ही तेज हवा चलने लगी। एकदम से बादलों को चीरकर एक शक्ति लीडर जीतराज के बगल में आके चमकने लगी। नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। एक साथ इतने महासम्राट। प्रियांशी को अब समझ आया, इन दोनों को इतना डर अचानक से क्यों लगने लगा। वहीं जब वह चमक हटी, सबको 4 ताकतवर महासम्राट नजर आए, जिनके आगे एक बूढ़ा सा आदमी था, जिसे करण ने देख खुद से कहा, ये बुड्ढा अब तक मरा नहीं। करण पहले भी श्रेष्ठ जौहर से मिल चुका था। पिछली बार इसने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि करण ने इसके छोटे लीडर की बेटी लीला को गलती से मार दिया। उस वक्त रौबदार दल के श्रेष्ठ ने आके करण की मदद की थी, वरना हालत काफ़ी बुरे हो सकते थे। इधर जौहर को देख लीडर जीतराज ने हाथ जोड़कर कहा, आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ श्रेष्ठ, आप बस कुछ देर के लिए इस ड्रैगन को कंट्रोल में कर लीजिए। जब तक मैं इस दल को ख़त्म कर दूंगा और उस ड्रैगन ब्लड लाइन वाली लड़की को आपको सौंप दूंगा। जौहर ने सिर हिलाया, फिर ड्रैगन लेडी को देखकर बोला, मैंने कभी ड्रैगन ब्लड को खुद नहीं देखा, तुम्हारी वजह से अब मैं ये भी देख लूंगा। फिर कंकाल बीस्ट की तरफ देखते हुए लीडर जीतराज से बोला, वह लड़की किसी भी हाल में चाहिए। काला भालू कबीला उस लड़की को अपने पास रखना चाहता है। वह बच्चा पैदा की मशीन बनकर कबीले में खुश रहेगी। ऐसा कहते ही जौहर अपने लोगों के साथ कंकाल बीस्ट के ऊपर पहुंच गया। कंकाल बीस्ट ने जब ये देखा, उसने ताकतवर दहाड़ लगाए, इसके साथ वह बिजली की गति के साथ आगे बढ़ा। रोको उसे। जौहर ने कलाई घुमाकर कुना यंत्र बाहर निकाल लिए, जो आसमान में जाकर किसी शक्ति चक्र की तरह फैल गए। जौहर के साथ वाले लोग आरने अपने हथियारों के साथ आगे बढ़े। वह सब महासम्राट ही थे। उन्होंने सामने से आ रहे कंकाल बीस्ट पर लगातार हमले किए, मगर उनके हर हमले कंकाल बीस्ट पर कुछ खास असर नहीं दिखा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, एक आदमी बोला। फिर आगे चिल्लाते हुए बोला, सब अपने असली रूप में आकर लड़ो, श्रेष्ठ तक इसे पहुंचने से रोकना है। जब उसने कहा था, उस वक्त उसका शरीर बदलने लगा, एक विशालकाय काले रंग के भालू में। सिर्फ वही नहीं, बाकी सब भी अपने असली फॉर्म में आ गए थे। इस वजह से उनकी ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। फिर भी इनके मिले झूले हमले कंकाल बीस्ट को टक्कर देने लायक नहीं थे। कंकाल बीस्ट और उनकी ताकत में बहुत ज़्यादा फासला था, लेकिन एक आदमी इसके साथ नहीं माना। अब तक वह दूर से हमले कर रहा था, पर अब उसने नज़दीक जाकर हमले किए। उसके पास क्यों गए पागल आदमी? जौहर चिल्लाया। वह अपनी फॉर्मेशन बना रहा था, लेकिन उस आदमी की इस हरकत ने उसे गुस्सा दिला दिया, मगर वह अपना गुस्सा जाहिर कर पाता इससे पहले ही कंकाल बीस्ट ने उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया। बस चंद पलों के अंदर उस आदमी के शरीर में नकारात्मक शक्तियों ने प्रवेश पा लिया, जिसने पल भर में उसके दिल को अंदर जाकर तबाह कर दिया। फट की आवाज़ के साथ वह आदमी जमीन पर गिरने लगा। इस पर भी कंकाल ही नहीं माना। उसने अपनी पूंछ से उस शरीर के 2 हिस्से कर दिए, जैसे कोई आरी पेड़ को काट देती है उस तरह से। है भगवान! लीडर जीतराज के कदम अपने आप पीछे हो गए। मैंने इसे कुछ कम आंक लिया था। लीडर जीतराज के शरीर में डर की लहर दौड़ पड़ी। वहीं कंकाल बीस्ट की बर्बरता देख बाकी लोग उससे डरने लगे। वह उससे दूर जाकर लड़ने ही वाले थे कि कंकाल बीस्ट फिर से उनके सामने पहुंच गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला, भयानक नकारात्मक शक्तियां उसके मुंह से बाहर आई। मौके पर 2 लोग खाक में बदल गए। हम इसे नहीं ले सकते, ये हद से ज़्यादा ताकतवर है। काला भालू कबीले के लोग उस जगह से भागने लगे। उनके पास कोई और चारा नहीं था। उनके आगे कोई मामूली बीस्ट नहीं था। कंकाल बीस्ट ऐसी जगह पर हजारों साल से था, जहां पर बस एक दूसरे को कितनी बेरहमी से मार सकते हैं, इस चीज़ की प्रतियोगिता थी। बहरहाल करण ने खुद से कहा, इसके स्तर में इतना बड़ा उछाल आया, लेकिन अब भी यह बस इतना ही ताकतवर हुआ।
इसे कोई तकनीक सिखानी पड़ेगी, वरना मकारा 20 तक ताकतवर बनने में ये 100 साल ले लेगा। करण निराश था। उसके हिसाब से अब तक मुकाबला खत्म हो जाना चाहिए था। पर अब क्या कर सकते हैं, जो भी था तो उसका ही।